नमस्कार। आज के वीडियो में हम गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था, उसकी उपलब्धियों या ऐसा कहें कि उसके द्वारा करवाए गए कार्यों के ऊपर वो चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक की उपलब्धियों या कार्यों को हम दो भागों में विभाजित करें वो सुविधापूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। उसके कार्यों या उपलब्धियों को हम उसकी गृह नीति या उसके आंतरिक प्रशासनिक सुधार तथा उसके सामरिक उपलब्धियों के रूप में वो विभाजित कर अध्ययन करते हैं। यानी गयासुद्दीन तुगलक की जो उपलब्धियां या जो कार्य हैं उनको हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उसकी आंतरिक प्रशासन से संबंधित जो उपलब्धियां या जो कार्य थे उसके अंतर्गत, तथा दूसरे उसके जो सैनिक अभियान थे जिन्हें हम उसकी सामरिक उपलब्धियों के अंतर्गत वो पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम गयासुद्दीन तुगलक की आंतरिक प्रशासनिक उपलब्धियों या उसके द्वारा आंतरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रयास या सुधार किए गए उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति को स्पष्ट कीजिए। तो गृह नीति से तात्पर्य उसके द्वारा अपने आंतरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए जो प्रयास किए गए थे उन्हीं को हम गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत है वो पढ़ते हैं। तो प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार से पूछा जाए, चाहे गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति के संबंध में पूछा जाए या गयासुद्दीन तुगलक की आंतरिक प्रशासनिक उपलब्धियों को पूछा जाए, दोनों एक ही बात है। तो आज की वीडियो में हम गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति या ऐसा कहें कि उसके द्वारा आंतरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए जो कार्य किए गए थे या जो आंतरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए जो सुधार किए गए थे उनके ऊपर हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक नासिरुद्दीन खुसरो शाह को पराजित कर और उसकी हत्या करने के पश्चात 8 सितंबर 1320 ईस्वी को वो दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार करने में सफल रहा। यद्यपि गयासुद्दीन तुगलक या गाजी तुगलक तुर्की अमीरों के वो समर्थन से दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहा था, परंतु सुल्तान बनने के बाद उसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो था दिल्ली की जनता का समर्थन प्राप्त करने के साथ साथ विरोधी तुर्की अमीरों का समर्थन प्राप्त करना। यानी सुल्तान बनने के पश्चात उसके सामने जो पहला जो कार्य था या जो पहली समस्या थी वो था दिल्ली की जनता और जो विरोधी तुर्की अमीर थे उनका समर्थन प्राप्त करना। और गयासुद्दीन तुगलक को इस कार्य में कोई विशेष कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के जो पूर्ववर्ती सुल्तान थे मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह एक प्रकार से अयोग्य ही सिद्ध हुए थे और उनकी अयोग्यता के कारण जनता में एक प्रकार से उनके प्रति असंतोष थे। इसी प्रकार दिल्ली और उसके आसपास के जो तुर्की अमीर थे वो यद्यपि विभिन्न प्रकार की भेंट उपहार आदि प्राप्त करके वो खुसरो शाह का समर्थन कर रहे थे, परंतु वो स्वयं तुर्क थे और गयासुद्दीन तुगलक भी तुर्क थे। इसी कारण गयासुद्दीन तुगलक को इन तुर्क अधिकारियों का वो समर्थन प्राप्त करने में कोई विशेष कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ा। शीघ्र ही उसने अपने जो विरोधी तुर्की अमीर थे उनका समर्थन वो पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। इसके पीछे गयासुद्दीन तुगलक की एक प्रकार से कूटनीति या कह सकते हैं कि जो कुशल राजनीति जो थी वो भी उत्तरदायी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने वो एक कूटनीतिज्ञ और कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय देते हुए नासिरुद्दीन खुसरो शाह का जो समर्थन करने वाले तुर्की अमीर थे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और उनको अपने पदों पर बने रहने दिए।
इस प्रकार वह उनका समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा। दिल्ली की जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने जो सार्वजनिक शासन व्यवस्था थी उसमें व्याप्त अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए वो कठोर तरीके अपनाए। उसने जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए जो सार्वजनिक शासन व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तथा जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित राजकीय नियमों का एक संग्रह तैयार कराया। और जो सार्वजनिक शासन प्रणाली थी उसको इन राजकीय नियमों पर वो आधारित किया। उसने प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो राजकीय कर्मचारी और जो अधिकारी थे उनके वेतन में वृद्धि कर दी ताकि वो ईमानदारी और लगन के साथ कार्य कर सके। इसी प्रकार उसने सल्तनतकालीन प्रशासन में जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद थे उनके ऊपर विभिन्न व्यक्तियों को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त करना प्रारंभ किया और योग्य व्यक्तियों को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा पदोन्नतियां भी प्रदान की। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक न केवल तुर्की अमीरों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा बल्कि प्रशासन यानी कि जो सार्वजनिक प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें अव्यवस्था को समाप्त करके वो जनता का समर्थन प्राप्त करने में भी सफल रहा, जो उसकी पहली उपलब्धि मानी थी। सिंहासन पर बैठने के बाद उसकी जो सामने जो दूसरी सबसे प्रमुख समस्या थी वो था रिक्त राजकोष। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंहासन पर बैठने के पश्चात अपने रिक्त राजकोष को है वो पुनः भरने का है वो प्रयास किया। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम उन व्यक्तियों की है वो सूची तैयार करवाई जिन्होंने है वो पूर्ववर्ती सुल्तान नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय अवैध रूप से है वो धन और जागीरें प्राप्त की थी अथवा जिन्हें खुसरो शाह के द्वारा समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से है वो अकूत धन संपदा प्रदान की गई थी। क्योंकि नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो कि एक परिवर्तित मुसलमान थे उसने सेना और तुर्की अमीरों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पानी है वो पैसों की जो पैसा है वो पानी की तरह बहाया था और उसी संपत्ति के बल पर वह उन तुर्की अमीरों और सेना का विश्वास प्राप्त करने में सफल रहा था। गयासुद्दीन तुगलक ने 1 वर्ष के भीतर ही विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाकर उन तुर्की अमीरों से वो अधिकांश धन संपत्ति थी वो पुनः वसूल करने में सफल रहा, केवल सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को छोड़। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से वह उस धन को वसूल नहीं कर पाया जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को नासिरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा भेंट या उपहार के रूप में दिया गया था। क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने वह धन निर्धनों और गरीबों में वो वितरित कर दिया था और इसी बात को लेकर गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के मध्य है वो एक प्रकार से मतभेद है वो प्रारंभ हो गए थे। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंहासन पर बैठने के बाद जो तीसरा प्रमुख कार्य किया था वो था कृषि या भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। देखिए, जब गयासुद्दीन तुगलक सिंहासन पर बैठा उस समय कृषि व्यवस्था पूर्ण रूप से वो अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोर भू राजस्व व्यवस्था थी वो। यद्यपि मुबारक शाह खिलजी ने जो कि अलाउद्दीन का पुत्र था, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद इस भू राजस्व व्यवस्था को उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था, परंतु फिर भी जो दूरस्थ क्षेत्र थे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की अयोग्यता के कारण जो प्रांतीय जो सूबेदार थे उन्होंने इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त न करके अधिकाधिक भू राजस्व या लगान वसूल करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप अधिसंख्यक जो लोग थे वो कृषि कार्य छोड़कर वो दूसरे कार्य करने लगे। परिणाम स्वरूप कृषि जो कार्य था वो अस्त व्यस्त होने लगा।
लोग अपनी कृषि कार्यों को छोड़कर वो दूसरे कार्यों की तरफ पलायन करने लगे। और इस प्रकार जब गयासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान बना तो उसने देखा कि सल्तनत काल में जो भू राजस्व जो राजस्व का जो सबसे बड़ा स्रोत था वो भू राजस्व ही था। अतः ऐसी स्थिति में उसने राजकीय आय में वृद्धि करने के लिए सबसे पहले कृषि में वो सुधार करने की प्रयास की। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी कृषि संबंधी सुधारों में कृषकों यानी किसानों के हितों को वो प्राथमिकता दी। उसने अपनी जो राजस्व नीतियां थी उनको कृषक के हितों पर आधारित किया। उसने कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए और कृषि को पुनः प्रोत्साहन देने के लिए उसने अपने विभाग दीवान वजारत को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी प्रांत में भू राजस्व किसी प्रांत के भू राजस्व में 10वें या 11वें हिस्से से वो अधिक की वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। यानी एक वित्तीय वर्ष में किसी प्रांत के भू राजस्व में जो वृद्धि की जाती है वो किसी भी स्थिति में 10वें या 11वें हिस्से से वो अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की नीति अपनाकर गयासुद्दीन तुगलक है वो लोगों को कृषि कार्यों की तरफ वो प्रोत्साहित करने में सफल रहा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही निर्धारित भू राजस्व से अधिक धन वसूल करने को वो दंडनीय बनाया गया। यद्यपि उसके द्वारा अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को इस मामले में कुछ छूट भी दी गई थी। उसके द्वारा एक प्रकार से आदेश दिया गया था कि यदि किसी अमीर या मलिक के द्वारा 10 या 11 रुपए के ऊपर आधा रुपया है वो हक इख्तियारी के रूप में वसूल कर लिया जाता है तो ऐसे मलिक या अमीर को वो अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए। इसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई भू पैमाइश की पद्धति को भी समाप्त कर दिया। और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भू पैमाइश की पद्धति को समाप्त करने के बाद पूर्ववर्ती जो लगान वसूली की जो परिपाटी थी उसको बहाल किया गया। यानी अलाउद्दीन खिलजी से पहले लगान वसूल करने के लिए की जो बंटाई और नस्क प्रथा विद्यमान थी उनको पुनः प्रारंभ किया गया। यह ऐसा कह सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक द्वारा पैमाइश के आधार पर भू राजस्व वसूली की अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई प्रथा को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर पूर्व में प्रचलित बंटाई और नस्क प्रथा को है वो पुनः प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किसानों को है वो आवश्यकता अनुसार है वो ऋण देने की व्यवस्था भी की गई। गयासुद्दीन तुगलक संभवतः दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने किसानों को आवश्यकता अनुसार है वो राजकीय ऋण देने की व्यवस्था की। इसी प्रकार है वो अकाल आदि प्राकृतिक आपदा के समय फसल के नष्ट हो जाने पर जो लगान था या जो ऋण थे उन ऋणों को और लगान को वो माफ करने की नीति भी अपनाई गई। यानी अकाल या अनावृष्टि या अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसान की अगर फसल नष्ट हो जाती थी तो ऐसी स्थिति में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा उनके ऋणों और भू राजस्व यानी कि लगान को वो एक प्रकार से माफ करने की नीति अपनाई गई। गयासुद्दीन तुगलक इस बात से भली भांति परिचित था कि यदि राज्य की आय को बढ़ाना है तो उसके लिए भू राजस्व यानी लगान में वृद्धि करने के स्थान पर कृषि का विकास कर उत्पादन को बढ़ाया जाए और उत्पादन को बढ़ाकर ही राज्य की आय में वृद्धि की जा सकती है। और गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि आय अर्थात लगान या कह सकते हैं कि भू राजस्व में वृद्धि करने के लिए
उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ही गयासुद्दीन तुगलक द्वारा सल्तनत काल में पहली बार नहर निर्माण का कार्य प्रारंभ करवाया गया। संभवतः गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने कृषि में सुधार के लिए पहली बार वो नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। और इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक यद्यपि महज 5 वर्ष शासन कर पाया था, परंतु अपने कृषि सुधारों के माध्यम से वो अपनी राजकीय आय में वृद्धि करने में सफल रहा। गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति का जो चौथा बिंदु है वो है उसके द्वारा डाक और जो परिवहन व्यवस्था में सुधार किया गया। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के साथ साथ अपनी डाक और परिवहन व्यवस्था में भी सुधार करने का प्रयास किया। उसके पूर्ववर्ती सुल्तान जो मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह थे, उसके समय, उन दोनों के समय जो डाक और परिवहन व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो चुकी थी। राजधानी दिल्ली से पश्चिमोत्तर प्रांतों तथा दूरस्थ जो व्यापारिक केंद्र और महत्वपूर्ण जो प्रांत थे उनसे जोड़ने वाले अधिकांश मार्ग है वो एक प्रकार से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। गयासुद्दीन तुगलक ने इन दूरस्थ प्रांतों से राजधानी को जोड़ने वाले सभी मार्गों की मरम्मत करवाई, अनेक नई सड़कों का निर्माण करवाया। व्यापारिक और सैन्य आवागमन को निर्बाध बनाने के लिए उसने नदियों के ऊपर है वो अनेक पुल बनाने की नीति भी अपनाई, अनेक पुलों का निर्माण करवाया। इसी प्रकार उसने डाक व्यवस्था में भी सुधार करने का प्रयास किया। उसने अलाउद्दीन खिलजी की डाक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इन महत्वपूर्ण व्यापारिक और जो सैन्य मार्ग थे, इन मार्गों के ऊपर 2 या 3 मील की दूरी पर वो डाक चौकियाँ पुनर्स्थापित की गई। इन डाक चौकियों में हरकारे और घुड़सवारों को नियुक्त किया गया, तीव्र गति वाले घुड़सवारों को नियुक्त किया गया। जियाउद्दीन बर्नी ने वो गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था के बारे में लिखा है। वो लिखता है कि जो राजकीय पत्र और जो समाचार होते थे वो 100 मील प्रतिदिन की रफ्तार से वो दूरी तय करते थे तथा सुदूर दक्षिण में स्थित देवगिरी या ऐसा कह सकते हैं कि दौलताबाद से राजधानी दिल्ली आने वाले पत्र को महज 4 दिन का समय लगता था। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने डाक और परिवहन व्यवस्था में सुधार करके इन्हें तीव्र और एक प्रकार से पूर्ण रूप से वो दक्ष बनाने का प्रयास किया। गयासुद्दीन तुगलक का जो 5वां महत्वपूर्ण कार्य और या उसकी उपलब्धि माना जा सकता है वो है पुलिस और न्याय व्यवस्था में सुधार, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।